नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है कठोर फैसला। बूढ़ी माँ की प्रॉपर्टी हड़प कर बेटे बहू भेजना चाहते थे बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम। लेकिन जब बूढ़ी माँ ने सुनाया अपना कठोर फैसला तो दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कैसा था वह कठोर फैसला, जानने के लिए आप सभी को कहानी पूरी देखनी होगी। जिसके पहले आप सभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं आप सभी को ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जी, क्योंकि इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बबीता जैसे ही कमरे में आती, राज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, मेरी जान, अपना कीमती वक्त थोड़ा मेरे लिए भी रखो। जब से शहर से गांव आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ तुम माँ की सेवा की जा रही हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और उस बुढ़िया की सेवा करना तो मेरी मजबूरी है। वरना हमारा बना बनाया प्रेम बिखर जाएगा। वरना तुमसे दूर रहकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, मजबूरी है। आखिरकार हम गांव से शहर इसी सोच से तो आए हैं कि यह घर और खेती की जगह माँ जी से अपने नाम करा रहे और फिर इसे बेचकर ढेर सारा पैसा लेकर यहाँ से चले जाएं। अब इस सब के लिए मुझे उस बुढ़िया की सेवा करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। जब तक उस बुढ़िया का भरोसा ना जीत लूं तब तक उसकी सेवा करनी होगी। सच में पूरे 10 दिन हो गए यहाँ आए और इन 10 दिनों में मैं इतना काम कर चुकी हूँ जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। बेबी, तुमने कहा था घर और जमीन बेचकर पूरा पैसा अपने नाम करा देंगे, पर उसके बाद ये बुढ़िया नाम की आफत तो मेरे गले पर जाएगी और क्या शहर जाकर भी मुझे इसकी सेवा करनी होगी। बबीता अपने पति से कहती जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान। तुम्हें माँ की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। काम कर 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 तुम्हारी खूबसूरती और कम नहीं होने दूंगा मैं। एक बार यह घर और खेती की जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं शहर ले जाकर माँ को वृद्धाश्रम भेज दूंगा। वहीं उनकी जगह है। आखिरकार माँ हमारे साथ शहर में क्या करेंगी, वही पूरी हो चुकी हैं। उन्हें अपनी उम्र के रोगों के साथ रहना चाहिए और वृद्धाश्रम से अच्छी जगह उनके लिए क्या होगी। वही वहाँ खुश रहेंगी और हम यहाँ, कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगते। तभी बबीता कहती, बेबी धीरे से हंसो, कहीं बुढ़िया सुन ना रे। दूसरे दिन सुबह सुबह बबीता जल्दी उठकर तैयार होती और जब हेमा जी मंदिर जाने के लिए तैयार होते तो उन्हें पूजा की थाली देते हुए उनके चरण स्पर्श करती। तब हेमा जी अपनी बहू से कहती, धन्य भाग मेरे कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं घर में आते साथ दीवार खड़ी कर देती हैं। पर तू तो मेरी सेवा पूरे मन से करती है। जब राज ने तुझे पसंद किया था तो कहीं ना कहीं मैं डर सी गई थी। मुझे डर था कि तू शहर की परी लिखी लड़की है, ना जाने मुझ गांव की गवार बुढ़िया को पसंद करेगी या नहीं। कहीं मेरा बेटा तेरे लिए मुझे छोड़ ना दे। ना जाने क्या क्या डर थे मुझे, पर तूने मेरा सारा वहम गलत साबित कर दिया। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि तुझ जैसी बहू मुझे मिली। सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्रेम और अपनेपन से हेमा जी कह जा रही थी। पर इस तरह हेमा जी का हाथ सिर पर फेरना बबीता को कांटों सा महसूस हो रहा था। फिर हेमा जी बबीता से कहती, बहू क्यों ना आज तू भी मेरे साथ मंदिर चल। सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर कर मन शांत हो जाता है। तब बबीता मन में सोचती, अच्छी आफत है,
पहले ही घर के काम कर कर के मेरी कमर टूट गई है और ऊपर से इस बुढ़िया को अब मुझे मंदिर लेकर जाना है। तभी वह इशारे में राज की तरफ देखते हुए कहती, समझाओ अपनी माँ को, मुझे मंदिर नहीं जाना है। तभी राज वहाँ आकर अपनी माँ के पैर छूते हुए कहता, माँ हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। सुबह सुबह आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। समझो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आपके चरण स्पर्श कर कर ही हमारा मन शांत हो गया। अब आप जल्दी से मंदिर जाइए। आपकी बहू को आपके पसंद का खाना भी तो बनाना है। कर से कह रही है, माँ जी जैसे ही मंदिर से आएंगी तो उनके पसंद के 56 भोग उनके सामने हाजिर कर दूंगी। पागल हो तुम दोनों। और बहू, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? हेमा जी दोनों से कहती, इसमें तकलीफ किस बात की? राज कहता, बबीता को तो यह सब पसंद है। क्यों बबीता? राज बबीता की तरफ देखते हुए पूछता। तब बबीता राज की तरफ आंखें निकालती और सोचती, यह कहाँ फंसा दिया पतिदेव। अब इतना खाना कौन बनाएगा? मैंने तो सोचा था जब तक यह बुढ़िया मंदिर से आएगी तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी, पर मेरे बुद्धू पतिदेव ने तो मुझे फंसा दिया। और हेमा जी से कहती, हाँ माँ जी, आप जाइए। हेमा जी के जाते साथ बबीता राज पर गुस्सा होते हुए कहती, कौन करेगा इतना सारा काम? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी माँ से कहने की कि मैं उनके लिए 56 भोग बनाऊंगी? तो क्या करता मैं? और नहीं बनाना तो मत बनाओ, कोई बहाना बना देना। माँ तो वैसे भी भोरी हैं, बातों में आ जाएंगी। कहते हुए राज कमरे में चला जाता और बबीता अपने हाथ में पत्ती बांधते हुए चिल्लाती, जिसे सुन राज कमरे से बाहर आते हुए पूछता, क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बेबी, आपने ही तो कहा था कोई बहाना बना देना, तो इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है? बबीता कहती, तो यह सब कुछ नाटक है? राज ने कहा, सच में बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो तुम। हाँ, बबीता कहती, और इस नाटक से मुझे घर के कामों से 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बबीता ने कहा। और जब तक माँ हमारे नाम जमीन जायदाद कर देंगी, राज कहता, और दोनों हंसने लगते। तब बबीता कहती, जब तक माँ जी आती हैं तब तक हम कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद हेमा जी मंदिर से घर आती और बबीता के हाथ में पत्ती देख बबीता से कहती, बहू तुम आराम करो, घर के सारे काम मैं कर लूँगी। अब बबीता आराम करती और हेमा जी अकेले घर के सारे काम करती। अब बबीता सिर्फ और सिर्फ आराम करती और साथ में अपनी सास पर औतर भी चढ़ा लेती। एक हफ्ते बाद राज हेमा जी से कहता, माँ 15 दिन से ऊपर हो गए हैं मुझे शहर से गांव आए हुए, और इन 15 दिनों से मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप एक खेती की ज़मीन बेचकर हमारे साथ शहर चलिए। आखिर आप अकेली इस घर में क्या करेंगी? बेच दीजिए इस घर को। आप शहर में हमारे साथ रहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और मैं भी कितने दिन तक नौकरी से छुट्टी ले लूँगा। हाँ माँ जी, राज सही कह रहे हैं, आप हमारे साथ शहर चलिए। आपको हमारी और हमें आपकी ज़रूरत है। आप ये घर और खेती की जगह अभी राज के नाम कर दीजिए। उसके बाद हम अच्छे दामों में इसे बेच देंगे, जिससे आपको भी बार बार शहर से गांव आना नहीं पड़ेगा। पर बहू हेमा जी आगे कुछ कहती उसके पहले ही बबीता कहती, क्या माँ जी आपको हम पर भरोसा नहीं? आपको क्या रखता है हम आपको इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ देंगे? या आप यही सोच रही हैं हम यही सब कुछ पैसों प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है आप हमारे साथ इसलिए शहर चलना नहीं चाहती क्योंकि आप हम पर भरोसा नहीं करते। कहते हुए बबीता की आंखों में
आंसू आ जाते और उन आंसुओं को देख हेमा जी पिघल जाती और कहती, ऐसी बात नहीं है बहू। तभी बीच में बबीता कहती, ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है माँ जी? यदि आपको लगता है हम भी और बच्चों की तरह आपकी इस प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं तो आप यह प्रॉपर्टी मत बेचिए, पर हमारे साथ शहर चलिए, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती और इस बुढ़ापे में आपको अकेला छोड़ना हम दोनों को अच्छा नहीं रखता। बबीता का इमोशनल तीर सही जगह पर लगता और हेमा जी अपने बेटे राज से कहती, कल ही तुम वकील को बुला लो, यही जमीन जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी और इन सब से मुक्ति पा लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ शहर में रहूंगी। फिर अपने नाती नताओं को भी तो खिलाना है। इतना सुन दोनों खुश हो जाते और रात को राज बबीता से कहता, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या नाटक किया तुमने। वही झूठे आंसू और माँ से कहना, बिना जायदाद हमारे नाम किए शहर चलो। तुमने जब एक कहा तो मैं तो घबरा गया, कहीं माँ सच में प्रॉपर्टी हमारे नाम ना करें। पर सब कुछ सही हुआ और वही हुआ जो हम चाहते थे। अब इस सारी प्रॉपर्टी को पाने के बाद मैं इसे बेच दूंगा और इतने सारे पैसों से एक नया बिजनेस शुरू करूंगा और माँ को भेज दूंगा वृद्ध आश्रम। वही उनके लिए सही जगह है। अब बस कर का इंतजार है, जब माँ यह सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करेंगी। तब बबीता ने कहा, वही तो होना ही था। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ और मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है उस प्रिया की सेवा करने का। मैंने तो वही मगरमच्छ के आंसू बस इसलिए निकाले थे कि माँ मेरी उन आंसुओं में पिघल जाए और ये सारी जमीन जायदाद अपने बेटे यानी कि तुम्हारे नाम करते हैं। अब वो तो सब ठीक है कि जमीन जायदाद हमारे नाम हो गई, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, कहीं वह बुढ़िया हमारे साथ शहर जाकर रहने ना रखे। क्या तुमने माँ के लिए वृद्ध आश्रम में बात कर ली है ना? अब इस बुढ़िया को एक दिन भी मैं अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब राज कहता, हाँ मेरी जान, तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता। माँ हमारे साथ शहर जरूर जाएंगी, पर वही घर नहीं, वृद्ध आश्रम। कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगते और दूसरे दिन दिए हुए समय पर वकील साहब घर आते और हेमा जी के कहे अनुसार वसीयत बना देते। हेमा जी वसीयत के पेपर पर साइन करती और उसके बाद राज कहता, चलो माँ हम शहर चलते हैं, अब गांव में हमारा क्या काम। तब हेमा जी ने कहा, बेटा अब इस घर से मैं नहीं तुम दोनों जाओगे। क्या मतलब माँ? यह घर आपने मेरे नाम किया है, अब इस घर का मालिक मैं हूँ। तब हेमा जी कहती, वकील साहब लगता है मेरे बेटे और बहू को कोई गलत फहमी हुई है, जरा पढ़कर तो बताना मैंने वसीयत में क्या लिखा है। तब वकील साहब पढ़ते और कहते, मैं हेमा जी अपनी बेटी राज और उसकी पत्नी बबीता को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ और अपने घर में उन बुजुर्ग माँ बाप को स्थान देती हूँ जिनके बच्चों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और मेरी खेती की जमीन के पैसों से उनका पालन पोषण होगा। यह सुन राज कहता, माँ आप यह कैसे कर सकते हैं? मैं आपका बेटा हूँ और इस प्रॉपर्टी का मालिक। तब हेमा जी ने कहा, बेटा कल रात की मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी और उसके बाद ही मुझे यह कठोर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। तुम चाहते थे ना मैं वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी उम्र के लोगों के साथ रहूं, तो अब ऐसा ही होगा। पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब वृद्ध आश्रम ही यहाँ आएगा। यह सुन राज और बबीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती और बबीता कहती, लगता है माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। बबीता फिर से इमोशनल तीर हेमा जी पर चलाना चाहती थी, पर इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। तब हेमा जी ने कहा, बेटा माँ जी नहीं, बुढ़िया बोलो, यही कहकर बुराती हो ना तुम मुझे। और राज से कहती, 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुझे और तू मेरे साथ 9 दिन नहीं रह सका। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ।
इससे पहले कि गांव वाले तुम दोनों को धक्का देकर इस गांव से बाहर कर दें। अब बबीता और राज के पास कोई नया रास्ता नहीं था। वही दोनों गांव से शहर चले जाते। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या हेमा जी का एक कठोर फैसला सही था? और आप सभी को यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।